हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय 5 जिसका नाम क्या है, सतह रसायन या फिर पृष्ठ रसायन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सतह रसायन की पहली क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, सतह रसायन जो लेसन है इसमें अपने को तीन चीज पढ़ना पड़ेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने के पहले सबसे पहले सतह रसायन क्या होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ना एक प्रकार की भौतिक रसायन है। कौन सा रसायन है बोलेंगे तो भौतिक रसायन है भाई। देखिए तीन टाइप होते हैं, आपको मालूम होगा। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसी में से एक प्रकार का जाएगा मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मतलब भौतिक रसायन। तो ये जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा रसायन है बोलेंगे तो भौतिक रसायन है। कौन सा रसायन है, भौतिक रसायन। तो परिभाषा कैसे करेंगे, तो भौतिक रसायन की एक शाखा है, ये कौन सा, सतह रसायन। ठीक है, तो भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा जिसमें सतह में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सतह रसायन कहलाता है। इतना आपको लिखना है, पॉइंट आपको समझ में आया। जैसे कि सतह पर ये मेरे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को ऐसे दीवार में फेंक दूंगा। ठीक है, तो दीवार पे फेंकूंगा तो क्या होगा, उसके बाद दीवार का जो पानी है फिर से क्या जाएगा, सूखेगा कि नहीं सूखेगा, सूख जाएगा। फिर से पानी डालो, फिर से भीगा हो जाएगा, फिर से सूखेगा। तो ये क्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सतह के ऊपर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और सतह के ऊपर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी हो रही है, पानी जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, सतह में रासायनिक क्रिया हो रही है। सतह के ऊपर कौन सी क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है। तो उसी को क्या बोला जाता है, सतह रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतह रसायन। तो सबसे पहले आप सतह रसायन की परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं ना। ठीक है, तो भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा जिसमें सतह में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सतह रसायन कहलाता है। इतना आपको लिखना है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया सतह रसायन की परिभाषा। अब क्या होगा, ये जो लेसन है इसमें आपको तीन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए और हम उसी तीनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में इस लेसन में पूरा सार क्या है, तो इसमें क्या क्या इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो सतह रसायन है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, उत्प्रेरण या उत्प्रेरक पढ़ना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, कोलाइडी अवस्था पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, कोलाइडी अवस्था। और तीसरा चीज क्या है बोलेंगे तो अधिशोषण है। क्या है, अधिशोषण। तो इन चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में इसी के बारे में संपूर्ण पढ़ना है। ठीक है, यदि आपने ये तीनों पढ़ लिया तो पूरा लेसन ही खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा पार्ट, उत्प्रेरण या उत्प्रेरक। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानकारी लेंगे, उत्प्रेरण या उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि हम लोग सतह रसायन में उत्प्रेरण क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरण। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था क्या बोलेंगे तो ब्राजीलियस था। वैज्ञानिक का नाम क्या था, ब्राजीलियस था। ये जो ब्राजीलियस था इसने 1835 में एक तो प्रयोग किया। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये पूरा जो है कहानी के ऊपर बेस है और ये कहानी आपको समझ में आ गया तो आप सारी चीजों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास कौन था, एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्राजीलियस। नाम क्या था, ब्राजीलियस। ये जो वैज्ञानिक था इसने 1835 में, कब, 1835 में एक प्रयोग किया। क्या किया, एक प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रयोगों के द्वारा इसने सिद्ध करके बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम या अधिक कर देते हैं। तो वो जो है वही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम या अधिक करने की घटना उत्प्रेरण कहलाती है। भाई समझ में आया कि नहीं आया, तभी जितना बताया उतना आपको लिखना ही है। समझ में आ गया। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे कि हो रहा है कि हमारे पास क्रिकेट का खेल हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिकेट का खेल। अब क्रिकेट के खेल में बहुत सारे क्या है, बल्लेबाज हैं, जैसे कि सचिन, धोनी, जो भी है, विराट कोहली। ठीक है, तो ये सब लोग क्या है, प्लेयर हैं। तो इन लोग कौन हो गए, प्लेयर हो गए। और ये लोग प्लेयर लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे अर्थात क्रिकेट खेलेंगे। पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन नहीं लिया, तो कौन नहीं लिया बोलेंगे तो दर्शक।
कौन भाग नहीं लिया? दर्शक। तो दर्शक जो है क्रिकेट के खेल में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिकेट की गतिविधि को कम या अधिक कर सकता है। कैसे करेगा? यदि उन लोग चिल्लाएंगे धोनी धोनी, सचिन सचिन, तो फिर क्या होगा? इन लोग छक्के चौके मारना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। इसका मतलब अभिक्रिया की गति को इन लोग क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसी के स्थान पर यदि बू करना शुरू कर दिए, ठीक है, जैसे कि कोई अन्य देश का खिलाड़ी है या फिर कोई दूसरा टीम का खिलाड़ी है, उन लोग को बोल रहे हैं तुम लोग अच्छे से तुम लोग अच्छे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, अच्छा सा परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, उन लोग को यदि बू करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है उन लोगों का परफॉर्मेंस क्या हो जाए? घट जाए। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पॉइंट आपको समझ में आया? तो दो चीज हो रहा है, अच्छा करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो क्रिकेट अच्छा खेलेंगे, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है, और बू करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये जो दर्शक होते हैं क्रिकेट के खेल में भाग नहीं लेते, लेकिन क्रिकेट की जो गतिविधि है उसको कम या अधिक कर देते हैं, तो वो जो दर्शक है उत्प्रेरक कहलाता है। समझ में आया? और उस दर्शक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम या अधिक करने की जो घटना है वही कहलाती है क्या? उत्प्रेरण कहलाती है। पॉइंट समझ में आया? वो दर्शक क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। और दर्शक के द्वारा इस अभिक्रिया को जो जो भी चेंजेस होगा वो क्या कहलाता है बोलेंगे तो उत्प्रेरण कहलाती है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूं और इसी परिभाषा को आपको लिखना है। ठीक है, तो परिभाषा आपको कैसे लिखना है? तो वह बाहरी पदार्थ जो भार व बनावट की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम या अधिक कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम या अधिक करने की घटना उत्प्रेरण कहलाती है। ये चीज आपको परिभाषा के रूप में लिखना है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो जितना बोलो उतना पूरा आपको लिखना है। अब इसका क्या करेंगे? एक तो एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या देखिए, 2KClO3, इसको बोलते हैं क्या? पोटेशियम क्लोरेट। नाम क्या है इसका? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम है बहुत ही आराम से टूटता है। क्या करता है? बहुत ही आराम से क्या करेगा? टूटेगा। लेकिन अब ऊपर में लिखा है क्या? MnO2। क्या लिखा है? MnO2। तो जैसे ही MnO2 को रखा जाता है तो ये जल्दी से 2KClO3O2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। पॉइंट आपको समझ में आया? मतलब पहले जब ये नहीं था तो ये टूट नहीं रहा था, जल्दी जल्दी टूट नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही MnO2 को लाया तो जल्दी से क्या हो गया? टूट गया। मतलब इस अभिक्रिया की गतिविधि को बढ़ा दिया। कौन? MnO2। इसका मतलब MnO2 क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। और इस MnO2 के द्वारा इस अभिक्रिया में जो घटना हुआ उसको क्या कहलाएगा? उत्प्रेरण कहलाएगा। पॉइंट आपका समझ में आया? तो उदाहरण में आपको क्या लिखना है? पोटेशियम क्लोरेट के विघटन की दर धीरे धीरे होती है, किंतु यदि इसकी उपस्थिति में MnO2 उत्प्रेरक रख दिया जाए तो विघटन की दर बढ़ जाती है। अतः MnO2 एक उत्प्रेरक होगा। इतना लिखना है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मेरे पास क्या खत्म हो गया? उत्प्रेरक हो गया, और एक मेरे पास क्या हो गया? उत्प्रेरण। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक कौन सा बोलेंगे तो समांगी उत्प्रेरण। क्या लिखा है? समांगी उत्प्रेरण। इसी प्रकार से एक और पढ़ेंगे क्या? विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है। तो इनको जानने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक होता है ठोस और एक होता है द्रव और एक क्या होता है? गैस। समझ में आया? अर्थात पदार्थ की तीन प्रवस्थाएं होती है। क्या बोला मैंने? प्रवस्था बोला भाई। क्या बोला? प्रवस्था। मतलब पदार्थ की तीन प्रवस्थाएं होती है, तीन रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं बोलेंगे तो एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक क्या होता है? गैस। और इसी को क्या बोला जाता है? प्रवस्था। प्रवस्था का अर्थात रूप है। प्रवस्था का अर्थ किससे है? रूप से है। समझ में आ गया? तो पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और क्या जाएगा? गैस। समझ में आ गया? अब काम की बात आएगी। देखिए क्या लिखा है? समांगी उत्प्रेरण। क्या लिखा है? समांगी उत्प्रेरण। देखो ये जो जैसे कि देखिए A प्लस बी क्या बन जाएगा? C प्लस डी। मान लेते हैं A प्लस बी क्या बन जाता है? C प्लस डी। इसका मतलब ये अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें लेफ्ट साइड जो होता है उसको बोलते हैं क्रिया कारक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्रिया कारक। और इधर जो होता है उसको बोलते हैं क्रियाफल। समझ में आया? और ऊपर में जिसको लिखा जाता है वो होता है उत्प्रेरक।
क्या होता है, उत्प्रेरक। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, क्रिया कारक, क्रियाफल, और ये क्या जाएगा, उत्प्रेरक। पॉइंट आपको समझ में आ गया। और ये क्या है बोलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्रिया कारक यदि लिक्विड है और ये भी कैसा है, लिक्विड। समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, क्रिया कारक क्या रहेगा, लिक्विड, और उत्प्रेरक भी क्या रहेगा, लिक्विड। मतलब क्रिया कारक की प्रवस्था लिक्विड है और उत्प्रेरक की प्रवस्था भी कैसा है, लिक्विड है। तो जब ये दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा, तो उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। पॉइंट आपको समझ में आ गया। दोनों कैसा रहेगा, समान, तो इसी को क्या बोला जाएगा, समांगी उत्प्रेरण। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब देखो, तो परिभाषा कैसे लिखना है यार, एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है। तो जब क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं समान होती है तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा। इसको ध्यान देंगे। यदि उल्टा रहता तो, यदि ये गैस हो जाए, मान लो जाए, या फिर ये गैस हो और ये सॉलिड हो जाए, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, क्रिया कारक गैस है लेकिन उत्प्रेरक कैसा, सॉलिड है, तो अलग अलग हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, तो ऐसे भी क्रिया जिसमें क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं अलग अलग होती है, क्या कहलाएगा, विसमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। समझ में आया क्या बोला फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं अलग अलग होती है तो उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब मेनली इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, समांगी उत्प्रेरण। देखिए, ये मेरे पास है क्या, सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज। और सुक्रोज को किसके बोला जाता है, शक्कर को, जिसको आप घर में चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वही है कौन, शक्कर। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। समझ में क्या बोला, शक्कर का सूत्र क्या होता है, C12H22 हो जाएगा O11। ये मेरे पास कौन है, पानी है, और पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ही है। पॉइंट आपका समझ में आ गया। तो सुक्रोज भी मैंने मान लिया लिक्विड फॉर्म में है, पानी भी कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। इसका मतलब शक्कर में डालेंगे पानी, शक्कर में क्या डालेंगे, पानी, ठीक है। तो पानी डालूंगा लेकिन अम्लीय माध्यम में करेंगे, यहाँ पर माध्यम भी क्या रहेगा, अम्लीय। तो H प्लस लिक्विड, समझ में आया। तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ये समीकरण आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बैलेंस करके देख सकते हो, चाहो तो C6 6 और 6 12 हो जाएगा। तो कार्बन यहाँ पर 12 है, तीर के निशान के पहले और तीर के निशान के बाद जितने भी परमाणु है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बैलेंस कर लो भाई, इधर 6 6 6 और 6 12, तो ये भी कार्बन कितना है, 12। हाइड्रोजन कितना है, तो 22 बोलेंगे। और इधर कितना है, 12, और 12 तो नहीं 24 है, तो ये दो हाइड्रोजन इधर है, तो 22 23 देख 24, तो इधर 24 इधर भी 24 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो 11 और एक 12, 6 और 6 12। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, बैलेंस। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि तीर के निशान के पहले और तीर के निशान के बाद जो भी परमाणु होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी वो रासायनिक समीकरण बैलेंस होता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो गलत हो सकता है, गलत ही होगा। पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखा, ये देखिए, सुक्रोज कैसा था, लिक्विड, ये भी कैसा था, लिक्विड, माध्यम भी कैसा है, लिक्विड। तो ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, और ये दोनों कौन है बोलेंगे तो क्रिया कारक, और ऊपर में कौन रहता है, उत्प्रेरक। तो जब क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं कैसे रहेगी, समान रहेगी, तो क्या कहलाएगी, समांगी उत्प्रेरण। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। पॉइंट आपको समझ में आया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है, इसको बोलते हैं क्या, एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या है बोलेंगे तो एथिल एसीटेट है। पॉइंट आपको समझ में आया। इसको बोलते हैं एथिल, ये क्या कहलाता है, एसिडेट। इसमें मैंने क्या मिला दिया, लिक्विड, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये लिक्विड है, समझ में आया क्या बोला मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ तो क्रिया होगा, ठीक है। तो क्या क्या क्रिया होगा उसको देखते हैं। तो चलिए, क्या क्या बन सकता है, ये जो C2H5 है इस OH के साथ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5OH बनेगा कि नहीं। प्लस ये जगह खाली हो गया ना, तो इस जगह पर कौन आएगा, H आएगा, तो क्या बन जाएगा, इधर क्या लिखा है, CH3COOH बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये जो बना इसको बोलते हैं क्या, एसिटिक अम्ल, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल। तो ठीक है, तो आपको एग्जाम में दोनों एग्जाम्पल को लिख देना है। इतना समझ आया क्या। तो इस प्रकार से क्या खत्म हो गया, समांगी उत्प्रेरण। इसी प्रकार से क्या होता है, विसमांगी उत्प्रेरण भी होता है। तो विसमांगी उत्प्रेरण क्या है बोलेंगे तो
परिभाषा तो मैंने आपको बता दिया है, जब क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्थाएं क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, विषमांगी उत्प्रेरण बोला जाता है। अब देखिए इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। अमोनिया बनाने की हैबर विधि, उदाहरण करके आपको लिखना है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। ठीक है, तो क्या होता है N2+3H2 क्या बन जाता है, 2NH3 बनता है कि नहीं। बैलेंस करके देखो, नाइट्रोजन कितना है 2, नीदर नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बैलेंस है इसका मतलब, समझ में आ गया। लेकिन उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज करते हैं बोलेंगे तो Fe/MO, आयरन और मोलिब्डेनम दोनों का यूज इसमें किया जाता है। समझ में आपको क्या बोला, ठीक है। तो ये देखिए, ये कौन, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, लेकिन आयरन कौन से फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, और मोलिब्डेनम भी कौन से फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि क्रिया कारक गैस है और उत्प्रेरक क्या है, ठोस है। इसका मतलब दोनों की प्रवस्थाएं क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ गया, तो ये एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से क्या होता है सल्फ्यूरिक, दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, आपको लिखना है ना इसके पहले, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि। तो इसमें क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस करो भाई, 2SO2+O2 क्या बन जाएगा, 2SO3। बैलेंस करो, देखो सल्फर कितना है 2, सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 3 दूनी 6, तो बैलेंस हो रहा है इसका मतलब। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है, ये दोनों क्रिया कारक है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन V2O5 वेनेडियम पेंटऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। इसका मतलब दोनों की प्रवस्थाएं क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग है मतलब विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जांपल इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ गया क्या बोला, ठीक है। तो जो जो मैंने परिभाषा बोला उसको भी आपको लिखना है, और साथ ही साथ आपको क्या देना है, इसका एग्जांपल। समझ में आ गया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरण, और एक क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, एक होता है कि ऋणात्मक उत्प्रेरण और एक क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरण। देखिए, अब इसको जानने के पहले मैंने आपको दर्शक के बारे में पूरा बता दिया था कि दर्शक क्या होता है, दो प्रकार के दर्शक होते हैं, एक वो जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और दूसरा वो जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। पॉइंट आपको समझ में क्या बोला, ठीक है। तो दो प्रकार के दर्शक हुए, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले और एक क्या हो जाएगा, घटाने वाले। ठीक है, तो जो बढ़ा रहा है वो धनात्मक उत्प्रेरक है, और जो घटा रहा है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। समझ में क्या बोला, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो वे उत्प्रेरक, अब ऋणात्मक की बात चल रही है, मतलब इन लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं या घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा ये घटना क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने की जो घटना है वो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। समझ में आया क्या बोला। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने की घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, उदाहरण। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण मैं एक तो बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको यदि वायु में खुला छोड़ देंगे, जैसे कि ये H2O2 है, इसको वायु में ऐसा मैंने खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ने के बाद इसका विघटन शुरू हो जाता है। समझ में क्या बोला, ठीक है, मतलब तीव्रता से विघटन होता है। तो इसको विघटित होने से तो रोकना है, तो रोकने के लिए अब लाते हैं कि इसको H3PO4 को। ठीक है, तो जैसे ही H3PO4 को लाते हैं तो ये इसका विघटन होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके विघटन की दर को कम कर देता है कौन, H3PO4। इसका मतलब H3PO4 ही क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए बैलेंस करके देख लो आप रिएक्शन, 2H2O2 क्या बनेगा, 2H2O बनेगा प्लस O2 बनेगा। तो बैलेंस करके देख लो, हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमारा ये जो रिएक्शन है बैलेंस है। ठीक है, और ये जो उत्प्रेरक है वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अगला क्या हो जाएगा, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, तो आपको तो मालूम है मैंने क्या बोला था अभी, ठीक है। वो
वो दर्शक जो लोगों को क्या करेंगे, सॉरी खिलाड़ियों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो वो दर्शक क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने की घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ये परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, दोनों का जो परिभाषा है लगभग एक समान है, कुछ नहीं करना है। वहां पर जो कम था उसको यहाँ पर अधिक है लिखना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, इसमें घटाना बोले इसको बढ़ाना लिखना है, अंतर कुछ नहीं है। समझ में आ गया? परिभाषा दोनों का लगभग मतलब एक ही समान रहेगा। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो चलिए धनात्मक उत्प्रेरण एग्जाम्पल, ये इसको मैंने कुछ देर पहले विषमांगी उत्प्रेरण में लिखा था। ठीक है, तो विषमांगी उत्प्रेरण में जो एग्जांपल रहेगा दोनों को मैंने फिर से छाप दिया। ठीक है, तो एक बार याद करेगा दूसरे में भी याद हो जाएगा। तो बस ये याद रखना पड़ेगा कि विषमांगी उत्प्रेरण में जिस उदाहरण का प्रयोग किए थे उसी उदाहरण का प्रयोग आपको धनात्मक उत्प्रेरण में भी करना है। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल तो मैंने सेम टू सेम लिखा है। ठीक है, तो बस इसमें ये जो उत्प्रेरक है यह विक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब N2 और H2 जल्दी से क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं, और SO2 और O2 इसकी उपस्थिति में जल्दी से क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका मतलब ये दोनों जो हैं, इन लोग जो हैं, इनकी अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए ये जो उत्प्रेरक है क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। और इन उत्प्रेरक के माध्यम से इस अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाने की घटना है वो क्या कहलाएगी, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखना है और साथ ही साथ क्या लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला है क्या, स्व उत्प्रेरक। क्या लिखा है, स्व उत्प्रेरक। तो परिभाषा क्या है, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं तथा उसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये इसकी क्या हो गई परिभाषा। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, तो कोच है। एग्जाम्पल कौन है, कोच। जैसे कि देखिए क्रिकेट के खेल में ही कौन उत्पन्न होता है, कोच उत्पन्न होता है। एक चलो पहले कोच बनने के पहले क्या था, खिलाड़ी था। क्या था, खिलाड़ी। और खिलाड़ी खेल खेलता था, लेकिन कोच अब खेल नहीं खेलेगा, मात्र ट्रेनिंग देगा। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, तो ऐसा कोच जो क्रिकेट के खेल से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन अब क्रिकेट न खेलकर मात्र उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, खिलाड़ियों को सिखा रहा है। तो ये जो उत्प्रेरक है क्या कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, स्व उत्प्रेरक। समझ में क्या बोला? तो आपको परिभाषा क्या लिखना है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं तथा स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो इतना ही आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपको, ये है मेरे पास कौन, एथिल एसीटेट। ये कौन है, कौन, एथिल एसीटेट। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, तो ये मैंने कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिखा था मैं। ठीक है, एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन कराने पर, तो एग्जाम्पल मैंने लिखा था, तो उसी को मैंने फिर से लिख दिया है। ठीक है, तो इसी को आपको फिर से किस में लिखना है, स्व उत्प्रेरक में लिखना है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करते हैं तो दो लोग बनता है, तो ये इतना और यहाँ का इतना क्या बन जाएगा, CH3COH बनेगा। तो CH3COH बनेगा। अब ये पूरा जगह खाली हो गया, कौन आएगा, OH। तो C2H5 पर क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन है, एथिल एल्कोहल, और ये कौन है, एसिटिक अम्ल है। पॉइंट आपको समझ में आया? तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न होता है कौन, एसिटिक अम्ल। ये उत्पन्न होगा, ये कौन होगा, उत्पन्न, यही क्या है, एसिटिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल उत्पन्न होता है, और ये जैसे ही उत्पन्न होता है ये अभिक्रिया की गति क्या होती है, तेज हो जाती है, अर्थात C2H5OH बहुत ही तीव्रता से प्राप्त हो जाता है। पॉइंट आपको समझ में क्या बोला? इस अभिक्रिया में जैसे ही एसिटिक अम्ल उत्पन्न होगा, इस अभिक्रिया में तीव्रता से कौन प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। समझ में आ गया? इसको आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल में लिखना है। तो एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे, एथिल एसिडेट का जल अपघटन कराने पर जैसे ही एसिटिक अम्ल की मात्रा उत्पन्न होती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसका अर्थ ये है
कि एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो इतना आपको लिखना है और परिभाषा भी लिखना है। पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्त, आज का लास्ट क्या लिखा है? प्रेरित उत्प्रेरक। क्या लिखा है फ्रेंड्स? प्रेरित उत्प्रेरक। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, ठीक है। यहां पर लिख दिया हूं मैं, एक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया और क्या हो जाएगी? दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आया? परिभाषा आपको कैसा लिखना है? जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। ये किसकी क्या हो गई? परिभाषा, ठीक है। परिभाषा को अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। ये देखिए, ये राम और ये कौन है? श्याम है, ठीक है। ये राम और ये कौन है? श्याम। राम पिक्चर जाना चाहता है, श्याम पिक्चर जाना नहीं चाहता। पॉइंट आपको समझ में क्या बोला? राम पिक्चर जाना चाहता है लेकिन श्याम पिक्चर जाना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही राम श्याम को बोलेगा कि चलो पिक्चर चलते हैं, तो राम के साथ साथ श्याम भी पिक्चर जाने के लिए रेडी हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसको रेडी करने वाला कौन? राम। इसका मतलब राम जो है श्याम के लिए प्रेरित उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, नहीं आया? आ गया ना? हाँ, तो राम था, ये कौन है? श्याम। ये पिक्चर जाना चाहता है, ये नहीं जाना चाहता। इसने जब इसको बोला तो इसके साथ साथ ये भी चला गया। इसका मतलब राम जो होता है वो श्याम के लिए प्रेरित उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो वही तो हो गया ना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा। तो ये परिभाषा आपको लिखना है। अब एग्जांपल क्या देंगे? ये है मेरे पास सोडियम सल्फाइड। अब इसको लिखना है आपको, ठीक है। अभी जो बोला, अब जो बोल रहा हूं उसको लिखना है, ठीक है। ये कौन है? सोडियम सल्फाइड। और ये क्या था? सोडियम आर्सेनाइड। ये लिख दिया हूं, सोडियम सल्फाइड। और ये क्या जाएगा? सोडियम आर्सेनाइड। तो सोडियम सल्फाइड को वायु में खुला छोड़ने पर, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम सल्फाइड को वायु में खुला छोड़ने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ये देखिए, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। कब? जब इसको वायु में छोड़ दूंगा तब। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता। पॉइंट आपको समझ में आ गया? अब जैसे ही सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनाइड के साथ मिला देंगे तो इसके साथ साथ इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। अर्थात सोडियम सल्फाइड के साथ साथ सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। समझ में आ गया? अभी जितना बोला उसको लिखना है आपको, ठीक है। तो यदि आपके पास कॉपी पेन है तो लिखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं क्या क्या लिखना है। सोडियम सल्फाइड का वायु में ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि सोडियम आर्सेनाइड का वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता है। किंतु जब सोडियम सल्फाइड को सोडियम आर्सेनाइड के साथ मिला दिया जाता है तब सोडियम सल्फाइड के साथ साथ सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। अतः सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स क्या बोला? तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास है निरंतर बनी रहेगी, ठीक है। तो यदि आपने हमारे अन्य वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सभी जो भी अध्याय हैं उनके वीडियोस दिए हुए हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप लाइन से देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आप 12वीं की कक्षा में टॉप कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।